Hello students, welcome in my biology class. In a previous class, we had discussed some important topics related to the chapter transport of molecule in the plants, and we had discussed the terms uniport, symport and antiport. Now in this class, we are going to discuss some more important topics which is related to this chapter, that is the tonicity, osmolarity, exosmosis, endosmosis, plasmolysis, deplasmolysis, turgid, placid, turgor pressure and wall pressure. Okay. So now we are going to start with the topic tonicity. So first of all, what is tonicity? Tonicity is the effect of extracellular solution on the cell volume. Okay. So let's first discuss the tonicity, that is the effect of extracellular solution on cell वॉल्यूम. सेल के वॉल्यूम पर एक्स्ट्रासेलुलर सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है. इसका मतलब ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि किसी भी एक्स्ट्रासेलुलर सॉल्यूशन की वो उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो प्रभाव है सेल पे क्या पड़ने वाला है. यानी कि जब भी आप किसी सेल को किसी सॉल्यूशन में रखते हो तो इस सॉल्यूशन का इस सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताता है टोनिसिटी. ठीक है. तो इसको हम ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ एक्स्ट्रा cellular solution to make a cell to gain or lose water through the osmosis. ठीक है. यानी कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन कि वो कैपेसिटी जिससे कि सेल या तो वाटर को गेन करे या फिर वाटर को लूज करता है, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू. तो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन की वो जो कैपेसिटी है जो इस तरह का इफेक्ट शो करती है उसी को हम कहते हैं टोनिसिटी. ओके. टोनिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं तीन तरह से, मतलब इसमें हम तीन तरह के सोल्यूशन पढ़ेंगे. यानी टोनिसिटी के बेसिस पे तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं. पहला हो जाता है आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है. हम जब भी बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन की बात करेंगे, यानी कि ये हमारा सेल है. ठीक है. तो ये जो बाहर वाला सोल्यूशन है बीकर में या जो भी पॉट है उसको हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन. ठीक है. तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन का इफेक्ट इस सेल के ऊपर क्या पड़ने वाला है, या वो कैपेसिटी एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन की जिससे कि सेल पे कोई प्रभाव पड़े, उसको हम कहते हैं टोनिसिटी. तो टोनिसिटी के बेसिस पे दो तीन तरह के सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे. पहला है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक टर्म आता है. दूसरा हो जाता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की. तो अब तीनों के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं. आइसो जो वर्ड होता है ना, आइसो का मतलब होता है इक्वल. आइसो मीन्स इक्वल. ठीक है. हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है मोर. यानी यहां पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. सोल्यूशन इक्वल टोनिसिटी का है, सोल्यूशन लेस टोनिसिटी का है, या सोल्यूशन हायर टोनिसिटी का है, मोर टोनिसिटी का है. ठीक है. तो अब हम ये जो सोल्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, कम ज्यादा या इक्वल की बात जो कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सेल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो सेल के अंदर का जो फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, उससे हम बाहर के इस फ्लूइड की कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है. तो अब हम इस रिलेटेड हम तीन टर्म्स की बात करते हैं. पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू द concentration of
सेल सैप। सेल सैप, सेल सैप क्या होता है भाई? सेल के अंदर जो, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं ना, तो प्लांट सेल में आपको मालूम होगा कि वैक्यूल होता है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वैक्यूल के अंदर का जो कंटेंट होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है, उसी को हम सेल सैप कहते हैं। एनिमल सेल में हम भी वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं और नंबर्स में प्लांट सेल के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम ओवरऑल, जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो ओवरऑल फ्लूइड की बात करते हैं कि फ्लूइड का, यानी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कैसा है। तो यहां पर आइसो का मतलब क्या हो गया? इक्वल। इट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल सैप। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइपोटोनिक की। हाइपो का मतलब होता है लेस। इसका मतलब क्या हो गया कि सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? लेस है। सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लेस है। किससे लेस है? सेल सैप के कंसेंट्रेशन से। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ extracellular solution is less than the concentration of cell sap. concentration of cell sap. और जब हम हाइपरटोनिक की बात करेंगे तो हाइपर का मतलब होता है मोर, यानी ज्यादा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन इज मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। ओके, तो यहां पर इस 3 तरह के सोल्यूशन की बात होगी कि यानी सेल सैप से कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कम है या फिर इक्वल है। यानी कि जो हम बाहर का सोल्यूशन ले रहे हैं उसका कंसेंट्रेशन सेल के बराबर है तो आइसोटोनिक। अगर बाहर वाले का कंसेंट्रेशन कम है, कम यानी कंसेंट्रेशन कम होने का मतलब क्या हो गया कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ज्यादा की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन अब कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कम ज्यादा यानी कम यानी डाइल्यूट और ज्यादा मतलब मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह के सोल्यूशन हो गए। अब इन तीनों सोल्यूशंस का हमारे सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम अलग अलग देखेंगे, प्लांट सेल में क्या इफेक्ट होता है, एनिमल सेल में क्या इफेक्ट होता है, तो चलिए देखते हैं कि इस सोल्यूशन का हमारे सेल पे क्या इफेक्ट होता है। सो लेट्स मेक द फर्स्ट डायग्राम, जो कि हमको एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले इधर हम 3 बीकर हम बनाएंगे। वी हैव टेकन 3 बीकर्स फॉर 3 डिफरेंट सोल्यूशंस एंड इन द डिफरेंट बीकर्स वी हैव टेक different cells. Okay, so this is the first beaker. In this beaker we have to take a isotonic solution. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, isotonic solution लेंगे, ठीक है। यहां पर हम जो है इसको थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन लेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और यहां पर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन लेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसी तरह से 3 बीकर हम और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट बीकर, दिस इज द सेकेंड बीकर एंड दिस इज द थर्ड बीकर, ठीक है। इन तीनों बीकर्स में हम अलग अलग हमने सोल्यूशन लिया है। यहाँ पे भी हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन लिया है, और यहाँ पे हम अब हाइपरटोनिक लेंगे, ठीक है। इस 3 बीकर में हम प्लांट सेल रखते हैं, प्लांट सेल, और यहाँ पे तीनों बीकर में हमने एक जैसा ही एनिमल सेल लिया है, एनिमल सेल, ताकि हम दोनों ही सेल्स पे इन तीनों ही सॉल्यूशंस का क्या इफेक्ट होता है इसको हम स्टडी कर सके। तो चलिए यहाँ पे प्लांट सेल लेते हैं। तो प्लांट सेल जो होता है इसमें सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल होता है। तो ये तीनों चीजें हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्लांट सेल, ओके, एंड दिस इज द वैक्यूल, दिस इज अगेन अ प्लांट सेल। तो एक ही जैसा प्लांट सेल हम लेंगे, ठीक है, ताकि हम उसके इफेक्ट को स्टडी कर सकें।
एंड हियर वी हैव टेकन एनिमल सेल। तो यहां पे हमने क्या ले लिया, एनिमल सेल ले लिया। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर हमारा जो आउटर सोल्यूशन है वो क्या है, आइसोटोनिक है। यहां पे क्या है, हाइपोटोनिक है, यहां पे क्या है, हाइपरटोनिक है। इसी तरह से यहाँ पे आइसोटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक हो गया और हमारा सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड when we placed a cell in an isotonic solution? Because the concentration of solution outer side which is equal to the cell sap concentration, so here we will see no movement of the water molecule. तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें कोई नेट मूवमेंट नजर नहीं आएगा। अच्छा, नेट मूवमेंट नजर नहीं आएगा तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगी या फिर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि भले ही यहाँ पे हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन लिया है, लेकिन वन वाटर मॉलिक्यूल, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो उसी रिस्पेक्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर विल अकर्स बट नो नेट मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि when we placed a cell in a isotonic solution, then movement of water will occur. Movement of water takes place या occur takes place, but the net movement will be zero. ओके, क्यों जीरो होगा, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल तुरंत बाहर आ जा रहा है, तो ओवरऑल जो नेट मूवमेंट हुआ वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ना कहीं ज्यादा है ना कहीं पे कम है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट तो होगा, मूवमेंट दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर नेट मूवमेंट जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, ये आपके प्लांट सेल के साथ भी हो रहा है और यही सेम जो बिहेवियर है वो एनिमल सेल भी शो करेगा। तो यहां पर सेल पे क्या इफेक्ट पड़ा, सेल जो होगा चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, नो चेंज इन द सेल, नो चेंज, ना तो यहाँ पे शेप में चेंज होगा, ना साइज में चेंज होगा, ना उसकी स्टेबिलिटी पे कोई प्रभाव पड़ेगा। नो चेंज इन सेल रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड स्टेबिलिटी। ओके, तो यहां पर सेल पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब भी हम किसी प्लांट हो या एनिमल सेल हो, जब हम किसी आइसोटोनिक सोल्यूशन में उसको प्लेस करते हैं। चलिए दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि जब किसी सेल को हमने क्या किया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखा। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है, आउटर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, तो ये लेस कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और इसका क्या हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो जब यहाँ पे बाहर कॉन्सेंट्रेशन लेस है, इसका मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन है तो इसका मतलब मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि पानी अपने हायर कंसेंट्रेशन से किधर जाएगा, लोअर कंसेंट्रेशन। तो पानी का कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, लेस कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन कम है, लेकिन पानी का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जब पानी का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो पानी अपने ज्यादा कंसेंट्रेशन से अपने कम कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, क्योंकि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वाटर मॉलिक्यूल अपने ज्यादा कंसेंट्रेशन से अपने कम कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसको एंडोस्मोसिस कहते हैं। तो यहां पे क्या दिख रहा है, एंडोस्मोसिस अकर्स, एंडोस्मोसिस अकर। ठीक है, एंडोस्मोसिस होगी तो क्या होगा, अब यहां पे देखिए बिहेवियर वाइज अलग हो जाएगा। अगर हमने प्लांट सेल लिया है तो प्लांट सेल क्या होगा, प्लांट सेल स्टार्ट्स टू स्वेल, थोड़ा सा फूलने लगेगा, एंड बिकम टर्जिड, और स्वेल करने के बाद क्या हो जाएगा,
टर्जिड हो जाएगा, यानी पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरा मैक्सिमम जो उसकी स्वेलिंग होगी वो एक्वायर कर लेगा। उसको हम कहते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं टर्जिड कंडीशन। तो प्लांट सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, स्वेल करेगा और टर्जिड हो जाएगा। लेकिन अगर एनिमल सेल होगा, इन एनिमल सेल, अब चूंकि यहां पर सेल वॉल तो है नहीं, ठीक है, यहां पे चूंकि सेल वॉल है तो सेल यहां पे क्या होगा, ब्रस्ट नहीं होगा, यहां पर बिल्कुल स्वेल होकर के रह जाएगा। लेकिन बिकॉज इन एनिमल सेल नो सेल वॉल, तो यहां पे सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी। एनिमल सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी। तो जब भी किसी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो सेल क्या होगी, ब्रस्ट कर जाएगी। लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा, टर्जिड कंडीशन दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होगा, लेकिन यहां पर जो पानी का प्रेशर है, जो अंदर की तरफ पानी आ रहा है, उसका प्रेशर जो है वो सेल झेल नहीं पाएगा और सेल क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पर क्या है, सेल वॉल मौजूद है, तो सेल वॉल क्या करेगा, सेल वॉल एक इक्वल अपोजिट प्रेशर भी डालेगा, जो कि हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से सेल यहाँ पे स्वेल करेगी, टर्जिड होगी, लेकिन यहाँ पे ब्रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो गई हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। सो लेट्स टेक द थर्ड कंडीशन, दैट इज अ हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है ना, ठीक है, यानी यहाँ पे लेस वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे, लेस वाटर फ्री, पानी यहाँ पे कम फ्री होगा, जबकि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री हो, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि पानी अंदर ज्यादा फ्री है, ठीक है, कंसंट्रेटेड ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन फ्री अगर एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो अंदर ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, जो कि निकल के बाहर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से एनिमल सेल में भी वही होगा, वाटर दे मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड दिस प्रोसेस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सॉस्मोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉस्मोसिस। तो यहाँ पे जब किसी भी सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, एक्सॉस्मोसिस अकर्स, ठीक है ना। पानी क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, जब पानी बाहर की तरफ जाएगा तो सेल क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी। नाउ द सेल स्टार्ट्स टू श्रिंक and becomes flaccid, ओके। तो सेल यहाँ पे फ्लैसिड हो जाती है। सेम यही कंडीशन क्या होगा, आपके एनिमल सेल के साथ भी होगा। तो अब देखिए दिखाई क्या देगा कि जब भी कोई सेल श्रिंक करती है तो उसकी सेल वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा, सेल वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो सिकुड़ करके छोटी हो जाएगी, यानी सारे कंटेंट को अंदर ले लेगी। ठीक है, तो इस तरह, और इसके जो बाहर वाला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक सोल्यूशन आ जाता है, जिसको कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो जब भी किसी प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा सोल्यूशन भर जाता है, तो कौन सा सोल्यूशन भर जाता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन भर जाता है। ठीक है, इस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इस तरह के सेल को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है ना, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, और इस तरह के प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमें प्लाज्मोलाइज्ड सेल मिलता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो जब भी किसी प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो एक्सॉस्मोसिस होती है, सेल श्रिंक करना शुरू हो जाते हैं, सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, और फ्लैसिड होने के बाद हमें क्या मिलता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल मिलता है। और जिस प्रोसेस से ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल हमको मिला है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ओके, अब हम यहाँ पे एनिमल सेल की बात करेंगे कि एनिमल सेल के साथ क्या हो रहा है। एनिमल सेल में भी यहाँ तक कंडीशन सही है, सेल क्या हो जाएगा, एक्सॉस्मोसिस करेगा, श्रिंक करके फ्लैसिड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि सेल वॉल नहीं है
तो आपको क्या मिलेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाती है, बिल्कुल सिकुड़ जाती है जैसे यहां पे हो रहा है, और इसको हम कहते हैं क्रीनेटेड सेल। दिस इज कॉल्ड क्रीनेटेड सेल, और द प्रोसेस बाय विच वी विल गेट द क्रीनेटेड सेल इज कॉल्ड क्रीनेशन। Crenation, okay, so process is called crenation and the cell we will get is called crenated cell. So animal cell से हमको क्या मिलता है, crenated cell मिलता है। अगर plant cell लेंगे तो हमें क्या मिलता है, plasmolysed cell मिलता है। यहाँ पे प्रोसेस जो crenated cell मिलने वाला है उसको crenation कह रहे हैं, यहाँ पे इसको हम plasmolysis कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इफेक्ट है टॉनिसिटी का सेल के ऊपर, ये हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हम और देख लेते हैं, जब इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हमने नॉर्मल वाटर में रख दिया, सपोज वी हैव टू प्लेस दिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल इन अ नॉर्मल वाटर, ये क्या लिया हमने, नॉर्मल या प्योर वाटर ले लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं प्योर वाटर। तो जब भी किसी सेल को हम प्योर वाटर में रखेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, तो वापस से क्या होगा, एंड ऑस्मोसिस होने लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सेल है जो कि कैसा है, प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में है, और हमने इसको प्योर वाटर में रखा, तो यहाँ पर वाटर का डाइल्यूशन ज्यादा है बिकॉज नो सोल्यूट, तो यहाँ पे पानी अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा, और फिर से ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है वो अपने नॉर्मल बैक टू द नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, जैसा पहले हमने लिया था। तो बिल्कुल ये नॉर्मल बैक टू नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। अब चूंकि प्लाज्मोलाइज्ड सेल बैक हो चुका है, इसको हम कह रहे हैं डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीप्लाज्मोलिसिस, इसको हम क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो जब भी किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम प्योर वाटर में प्लेस करते हैं, तो वो जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिटेन कर लेता है, और उसको अब हम इस नॉर्मल सेल को जो दोबारा हमें मिली है उसको हम कहेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, और जिस प्रोसेस से हमें ये डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल मिली है उसको हम कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि व्हाट इज टॉनिसिटी, टॉनिसिटी का क्या इफेक्ट होता है हमारे सेल पे, प्लांट सेल पे उसका क्या इफेक्ट है, एनिमल सेल का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक और चीज हम समझ लेते हैं, अप टू द टर्जिड एंड फ्लैसिड हम समझ लेते हैं कि टर्जिड क्या होता है, जब कोई भी सेल अपने फुल जो ओरिजिनल उसका शेप है, जो उसकी फुल टाइटनेस के साथ जब वो रहता है तो उसको हम कहते हैं टर्जिड, और जब वो लूज हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्जिड और फ्लैसिड। अब हम बात कर लेते हैं टर्गर प्रेशर की और वॉल प्रेशर की। तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर ये दोनों ही एक इक्वल और अपोजिट प्रेशर होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स मेक अनदर डायग्राम। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर की। तो देखिए, जब भी कोई सेल है, ठीक है ना, सपोज हमने इस सेल को, सपोज हम प्लांट सेल ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल को जब भी हम किसी प्योर वाटर में प्लेस करते हैं, प्योर वाटर में प्लेस करते हैं, या किसी डाइल्यूट सोल्यूशन में या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं, हमने क्या ले लिया, प्योर वाटर ले लिया समझने के लिए, ठीक है। तो जब हम किसी भी सेल को प्योर वाटर में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये सेल पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ऑस्मोसिस कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। तो जब पानी अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, उसका कंटेंट बढ़ेगा, जिससे कि ये इस सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, ये अंदर इस वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, जिससे कि ये सेल क्या होती है, स्वेल करने लगती है। ये सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्वेल करने लगेगी। इसका मतलब एक प्रेशर है जो अंदर से वॉल पे पड़ रहा है, इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब इन द सेम सिचुएशन जो सेल होती है ना, ये अंदर के प्रोटोप्लाज्म पे भी क्या करती है, एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि वॉल के द्वारा अंदर की तरफ डाला गया प्रेशर, प्रोटोप्लाज्म की तरफ डाला गया जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं वॉल प्रेशर।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर क्या है? आउटवर्ड पड़ने वाला प्रेशर है, बाहर के साइड जाने वाला प्रेशर है। और वॉल प्रेशर क्या है? इनवर्ड आने वाला प्रेशर है। तो सेल के प्रोटोप्लाज्म की वजह से सेल के वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हम कह रहे हैं टर्गर प्रेशर। और वॉल प्रेशर क्या होता है? सेल वॉल के द्वारा जो प्रोटोप्लाज्म पर जो इक्वल अपोजिट प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, जिससे कि सेल ब्रस्ट नहीं होता है। जब भी कोई प्लांट सेल वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि जब किसी सेल को हाइपोटोनिक में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? सेल टर्जिड हो जा रही है लेकिन ब्रस्ट नहीं कर रही है। एनिमल सेल ब्रस्ट कर जा रही है क्योंकि सेल वॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल नहीं होने की वजह से वॉल प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है। जबकि प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर जितना होता है उतना ही वॉल प्रेशर भी क्रिएट होता है। तो टर्गर प्रेशर इक्वल होता है इसके वॉल प्रेशर के, बस डायरेक्शन अलग होता है। टर्गर प्रेशर आउटवर्ड फोर्स है तो वॉल प्रेशर इनवर्ड फोर्स है, लेकिन दोनों ही फोर्सेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसका काम क्या होता है? टू मेक द सेल रिमेन इन द ओरिजिनल पोजीशन, यानी सेल को ब्रस्ट होने से बचाते हैं। टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग व्हेन वी प्लेस्ड अ सेल इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो जब भी किसी सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, स्पेशली द प्लांट सेल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सेल स्टार्ट होगा, टर्जिड होगा लेकिन ब्रस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज कि वॉल प्रेशर पड़ रहा है, जितना टर्गर प्रेशर आ रहा है उतना ही इक्वल अमाउंट में वॉल प्रेशर भी आ रहा है, जो कि क्या करता है? सेल को मेंटेन करके रखता है, उसको ब्रस्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर टॉपिक हमने कंप्लीट किया, सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। टॉनिसिटी, हाँ, एक हमारा ऑस्मोलैरिटी बच गया। तो ऑस्मोलैरिटी हम समझ लेते हैं कि ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। ऑस्मोलैरिटी देखिए क्या होती है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है, देखिए टॉनिसिटी का मतलब होता है कि जो सोल्यूशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो सोल्यूशन है, उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है वो उसकी टॉनिसिटी को बढ़ाएगा। जितना ज्यादा सोल्यूट हम डालते जाएंगे टॉनिसिटी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ द सोल्यूट फाउंड इन द सोल्यूशन। ऑस्मोलैरिटी मतलब टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, यानी किसी भी सोल्यूशन में कितने सोल्यूट हैं, टोटल कितने सोल्यूट हैं, ये डिफाइन करता है ऑस्मोलैरिटी। टॉनिसिटी क्या होता है? टॉनिसिटी का मतलब होता है कि देखिए सोल्यूशन में दो तरह के सोल्यूट हो सकते हैं। एक सोल्यूट वो होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, और एक ऐसे भी सोल्यूट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर पाए। तो टॉनिसिटी बेसिकली उन सोल्यूट्स के लिए है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। तो वो क्या करेंगे? कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो सोल्यूट छोटे होते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, वो सोल्यूट हमेशा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करेंगे। यानी वो तो इधर उधर दोनों आएंगे जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो वो यहाँ पे कंसीडर उन सोल्यूट्स को टॉनिसिटी में कंसीडर नहीं करते हैं। यानी वो सोल्यूट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं वो टॉनिसिटी नहीं बढ़ाते हैं। कौन से सोल्यूट टॉनिसिटी बढ़ाते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर हम टॉनिसिटी में केवल उन सोल्यूट्स की बात करते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं? उसकी टॉनिसिटी को बढ़ाते हैं। जबकि ऑस्मोलैरिटी में हम बात कर रहे हैं टोटल, चाहे वो क्रॉस करने वाला हो चाहे वो ना क्रॉस करने वाला हो, टोटल अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, आपके अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।